आज का टॉपिक है हमारा एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या की गणना। अर्थात एकक कोष्ठिका के पास कितने अवयवी कण होते हैं उसकी गणना करेंगे आज। कल हमने बात की थी एकक कोष्ठिका की। एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक की लघुत्तम इकाई होती है, जिसकी पुनरावृत्ति होती है तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक। अब एकक कोष्ठिका, जैसे ये एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कहाँ पर व्यवस्थित रहते हैं? जैसे हमने बात की थी सरल एकक कोष्ठिका में अवयवी कण सभी कोनों पर होते हैं। फलक केंद्रित में अवयवी कण सभी कोनों पर और सभी फलकों पर रहते हैं। और काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण सभी कोनों पर रहता है और एक अवयवी कण उसके काय केंद्र में या अंतः केंद्र में रहता है। अब क्रिस्टल जालक में अनेक एकक कोष्ठिकाएं होती हैं और ये एकक कोष्ठिकाएं एक दूसरे से सटी हुई रहती हैं, पास पास। जैसे ये क्रिस्टल जालक है, इसमें ये एकक कोष्ठिकाएं हैं। जैसे एक एकक कोष्ठिका हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। इस तरह एकक कोष्ठिकाएं पास पास सटी रहती हैं। अब एकक कोष्ठिका में कोने पर उपस्थित अवयवी कण की बात करें तो एक कोने का अवयवी कण 8 एकक कोष्ठिकाओं के कोनों के संपर्क में रहता है। जैसे ये एकक कोष्ठिका का अवयवी कण है। अब ये अवयवी कण देखो, इस एकक कोष्ठिका का भी अवयवी कण, ये इस एकक कोष्ठिका का भी अवयवी कण है। इसी प्रकार ये इस एकक कोष्ठिका का भी क्या है? अवयवी कण है। इसी तरह ये इस एकक कोष्ठिका का भी अवयवी कण है। चार तो हमें इस चित्र में दिखाई दे। अगर इसके ऊपर भी एकक कोष्ठिका है तो ये उसका भी अवयवी कण होगा। इसके ऊपर है तो ये उसका भी अवयवी कण होगा। इसके ऊपर है तो वो उसका भी अवयवी कण होगा। इसके ऊपर है तो वो उसका भी अवयवी कण होगा। अर्थात एकक कोष्ठिका के कोने पर उपस्थित अवयवी कण कुल 8 एकक कोष्ठिकाओं के कोनों के संपर्क में रहता है। ठीक है। और एक एकक कोष्ठिका में कोने कितने होते हैं? 8। एकक कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कण 8 कोनों के संपर्क में रहता है। इसका मतलब एक कोने पर अवयवी कण का कितना हिस्सा होगा? भाई एक अवयवी कण 8 के हिस्से में 8 एकक कोष्ठिकाओं के कोनों पर है, तो एक के हिस्से में उसका कितना भाग होगा? एक कोने पर अवयवी कण का हिस्सा कितना होगा? 1/8। क्लियर? अब बात करें फलक। देखो जैसे ये फलक है, इस फलक को देखो, ये फलक इस एकक कोष्ठिका की भी फलक है और ये इस एकक कोष्ठिका की भी फलक है। और इस फलक पर उपस्थित अवयवी कण इस एकक कोष्ठिका का भी अवयवी कण है और इस एकक कोष्ठिका का भी अवयवी कण है। यानी फलक पर जो अवयवी कण उपस्थित है वो 2 एकक कोष्ठिकाओं के संपर्क में रहता है। तो एक एकक कोष्ठिका के पास उसका कितना भाग होगा? 1 2 के पास है तो 1 के पास उसका हिस्सा कितना होगा? 1/2। यानी एक फलक पर अवयवी कण का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/2। क्लियर? और जो अवयवी कण एकक कोष्ठिका के अंतः केंद्र में है, यानी अंदर उपस्थित है, यहां पर कोई अवयवी कण है एकक कोष्ठिका के अंतः केंद्र में, तो वो केवल एक ही एकक कोष्ठिका के पास रहेगा। ठीक। तो अंतः केंद्र में या काय केंद्र में, काय केंद्र पर अवयवी कण का हिस्सा कितना होगा? 1। पूरा एक ही एकक कोष्ठिका के पास है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे
कोने पर उपस्थित अवयवी कण 8 एकक कोशिकाओं के कोनों के संपर्क में रहता है। तो एक एकक कोशिका के कोने पर एक कोने पर उसका हिस्सा होगा 1/8। इसी तरह फलक पर उपस्थित अवयवी कण 2 एकक कोशिकाओं के फल के संपर्क में रहता है, अर्थात एक एकक कोशिका के फलक पर उसका हिस्सा होगा कितना 1/2। और काय के केंद्र में उपस्थित अवयवी कण केवल एक ही एकक कोशिका के पास रहता है, तो एक उसका हिस्सा कितना आएगा 1 आएगा। ठीक। और हमें ये पता है कि एक एकक कोशिका में कोनों की संख्या कितनी होती है, एकक कोशिका में कोनों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है 8। देखो एकक कोशिका कितने कोने, 1 2 3 4 5 6 7, किसी एक एकक कोशिका में 8 कोने होते हैं। और फलक की संख्या कितनी होती है एकक कोशिका में 6 फलक। कितनी फलक होती है 6 फलक होती है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो यह ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक कोने पर अवयवी कण का हिस्सा 1/8, फलक पर अवयवी कण का हिस्सा 1/2, अंतः केंद्र में 1, कोनों की संख्या 8, फलकों की संख्या 6। अब हम अलग अलग प्रकार की जो एकक कोशिकाएं हैं, घनीय एकक कोशिकाओं की बात करेंगे। 3 प्रकार की होती है घनीय एकक कोशिका, सरल घनीय एकक कोशिका, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका जिसको BCC कहते हैं, और फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका जिसको FCC कहते हैं। सरल घनीय एकक कोशिका में अवयवी कण कहाँ पर रहते हैं, केवल कोनों पर। कहाँ पर रहते हैं, कोनों पर। और एक कोने पर अवयवी कण का हिस्सा कितना होता है 1/8। और एक एकक कोशिका में कोनों की संख्या कितनी होती है 8। तो कोनों पर अवयवी कण कुल कितने हो जाएंगे 1। ठीक। सरल घनीय एकक कोशिका में फलक पर अवयवी कण नहीं होते हैं और अंतः केंद्र में भी अवयवी कण नहीं होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं। अतः इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। ठीक है। काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अवयवी कण कहाँ पर रहते हैं, सभी कोनों पर और काय के केंद्र में। ठीक। तो सभी कोनों पर है, तो कोने पर अवयवी कण का 1/8, कुल कोने 8, अवयवी कण 1। और एक अवयवी कण कहाँ पर रहता है, अंतः केंद्र में। अंतः केंद्र में अवयवी कण किससे 1 होता है, तो एक कोने पर एक अंतः केंद्र में कुल अवयवी कण कितने हो गए 2। अतः BCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी 2। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, इसमें अवयवी कण कहाँ पर होते हैं, सभी कोनों पर और सभी फलकों पर। तो कोनों पर 1/8 × 8 = 1। फलक कितनी होती है टोटल 6। और एक फलक पर अवयवी कण का हिस्सा कितना होता है 1/2, मीन्स 1/2 × 6 कितने हो गए 3। ठीक। तो फलक पर 3 हो गए। अंतः केंद्र में इसका अवयवी कण नहीं रहता है, एक अवयवी कण कोने पर 3 फलक पर, टोटल कितने हो गए 4। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे, सरल एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या 1 होती है, केवल कोने पर अवयवी कण रहते हैं। काय केंद्रित में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है, कोनों पर भी रहते हैं और अंतः केंद्र में भी रहते हैं। फलक केंद्रित में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है, फलकों पर भी रहते हैं और सभी कोनों पर भी रहते हैं। तो हमें अवयवी कणों की संख्या को ध्यान रखना है। ठीक। सबसे कम सरल में 1, सबसे ज़्यादा फलक में कितने 4 अवयवी कण पाए जाते हैं। अब हमारा टॉपिक है संकुलन दक्षता। किसी क्रिस्टल की संकुलन दक्षता से क्या तात्पर्य है, क्रिस्टल में उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों द्वारा धारित किया जाता है, उसे हम क्रिस्टल की संकुलन दक्षता कहते हैं। यहाँ अवयवी कणों को गोलाकार माना जाता है। जब भी हम अवयवी कणों की बात करेंगे तो गोलों की बात करेंगे, यानी अवयवी कण कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, ऐसा माना जाता है।
अगर अवयवी कण गोलाकार हैं तो जब वो पास पास व्यवस्थित होते हैं तो वो 100% स्थान को कवर नहीं कर पाते हैं, 100% स्थान को धारित नहीं कर पाते हैं। उनके बीच में कुछ रिक्तियां भी रह जाती हैं। वो कितने प्रतिशत स्थान को धारित करते हैं, वही क्या है, उसकी संकुलन दक्षता होती है। जैसे कांच की गोलियां हम किसी कंटेनर में बिल्कुल उनको भर देते हैं, कंटेनर को कांच की गोलियों से पैक हो गया हो, उसमें जगह नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर हम पानी डालें तो हम देखेंगे कि उसमें पानी जा रहा है, यानी कांच की गोलियों के बीच में जगह है, रिक्त स्थान है, यानी वो उस कंटेनर के 100% भाग को धारित नहीं करते हैं। सेम यही बात अवयवी कणों के लिए होती है। क्रिस्टल जालक के अवयवी कण भी क्रिस्टल के 100% स्थान को धारित नहीं कर पाते हैं। जितने प्रतिशत स्थान को वो धारित करते हैं वही क्या कहलाती है, उसकी संकुलन दक्षता कहलाती है। संकुलन दक्षता की गणना करेंगे तो अवयवी कण का आयतन, और अवयवी कण को क्या माना हमने, गोल, यानी गोले का आयतन। अगर एक गोला है तो एक गोले का आयतन, दो गोले हैं तो दो गोलों का आयतन, चार गोले हैं तो चार गोलों का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन गुणा 100। इस सूत्र का उपयोग करके हम किसी भी क्रिस्टलीय संरचना की संकुलन दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। यहां हम घनीय क्रिस्टल की संकुलन दक्षता पता लगाएंगे। सरल घनीय संरचना की, फलक केंद्रित घनीय संरचना की और काय केंद्रित घनीय संरचना की संकुलन दक्षता की गणना करेंगे। यहां हमें गोलों के आयतन का उपयोग करना होगा और गोले का जो आयतन होता है उसका सूत्र हमें पता होना चाहिए। कितना होता है, 4/3 पाई r3, जिसका उपयोग होगा। और चूंकि घनीय एकक कोष्ठिका का उपयोग करेंगे तो वहां घन का आयतन आवश्यक होगा, और घन का आयतन होता है कितना, भुजा q, जो घन की भुजा है उसका क्यूब करने पर घन का आयतन पता लग जाता है। इन दोनों का उपयोग इस सूत्र में करेंगे और हम संकुलन दक्षता ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता की गणना करते हैं। यहाँ ये एक घनीय एकक कोष्ठिका है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण सभी कोनों पर व्यवस्थित रहते हैं, ये पता है हमें। यहाँ हम दो अवयवी कण को, यहाँ हमने ये दो कोने हैं, इन दोनों कोनों पर अवयवी कणों को हमने गोलाकार बनाया है। देखो यहाँ सभी कोनों पर अवयवी कण के केंद्र दर्शाए गए, केवल उनके केंद्र। पूरे अवयवी कण को बनाया जाएगा तो इसी प्रकार के गोले बनेंगे, लेकिन अगर सभी गोलों को बनाया जाए तो संरचना जटिल हो जाएगी। यहाँ केवल हम दो ही गोले बना रहे हैं जिनकी हमें आवश्यकता होगी संकुलन दक्षता की गणना करने की। अब ये दो गोले हैं, ये एक दूसरे के पास पास रहते हैं। गोले जो है वो एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है r। इसी प्रकार दूसरे गोले की त्रिज्या भी है r। यहाँ जितने भी गोले होंगे सब समान त्रिज्या वाले होंगे। तो गोलों की त्रिज्या मान लेते हैं, माना गोलों, गोले हम कह सकते हैं अवयवी कण की त्रिज्या कितनी है, r। अवयवी कण की त्रिज्या कितनी है, r। और घन की जो कोर है उसकी
लंबाई मान लेते हैं कितनी है, ए। घन की कोर की लंबाई क्या है, ए। ठीक, यानी यहां से यहां तक ये घन की कोर है जिसकी लंबाई कितनी है, ए। ठीक, अब देखो चित्र से हमें स्पष्ट है, चित्र से बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो कोर है यहां से यहां, ये इन गोलों की जो त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या और इस गोले की त्रिज्या के योग के बराबर है। यानी चित्र से स्पष्ट है कि घन की कोर ए बराबर है 2r के। किसके बराबर है, 2r। यानी ये संबंध आ गया सरल घनीय एकक कोष्ठिका में कोर की लंबाई और गोले की त्रिज्या का जो संबंध है वो क्या होता है, a बराबर 2r के होती है। अब हमें पता है घनीय सरल एकक कोष्ठिका में, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में गोलों की संख्या कितनी होती है, गोलों की संख्या कितनी होती है। ए, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण यानी गोले कहां पर व्यवस्थित रहते हैं, केवल कोनों पर। और कोनों पर अवयवी कण रहते हैं तो अवयवी कणों की संख्या कितनी रहती है, केवल एक। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे सरल एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, एक। और गोले का आयतन हमें पता है, एक गोले का, एक ही है तो एक गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r³। ठीक, अब घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन घन का आयतन अभी हमने देखा क्या होता है, भुजा Q। और यह घन की जो भुजा है, कोर है, वो क्या है, a। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, AQ। और a बराबर समीकरण 1 से a बराबर किसके है, 2r। तो a बराबर 2r के हैं तो a की जगह कर देंगे 2r³, यानी r/r³। ये हो जाएगा घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन। अब हमारे पास संकुलन दक्षता ज्ञात करने का सूत्र है। क्या है संकुलन दक्षता ज्ञात करने का सूत्र, संकुलन दक्षता। अभी हमने देखा था क्या, गोलों का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन गुणा क्या, 100। ठीक, अब गोलों का आयतन अभी हमने ज्ञात किया, एक गोला होता है इसमें, तो एक गोले का आयतन 4/3 पाई r³। एकक कोष्ठिका का आयतन हमने ज्ञात किया, कितना आया, 8r³ गुणा 100। ठीक, इसको काट देंगे तो कितना आएगा, π/6 गुणा 100। पाई का मान होता है 3.14 गुणा 100/6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 52.4। ठीक, तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका की जो संकुलन दक्षता है वो कितनी होती है, 52.4 होती है। समझ में आ गया सबको। सबसे पहले हमने क्या किया, a और r के बीच में संबंध देखा जो कितना आया, a बराबर 2r। उसके बाद में हमने संकुलन दक्षता के सूत्र में गोले का आयतन, एक ही गोला होता है तो एक गोले का आयतन, घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन रख दिया और उसको हल कर दिया जो 52.4 होता है। तो ये ध्यान रखेंगे सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता 52.4 होती है। अब देखेंगे हम फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता।
या CCP यानी घनीय निबिड़ संकुलन की संकुलन दक्षता। जब घनीय निबिड़ संकुलन होता है अवयवी कणों का तो फलक केंद्रित घनीय संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, तो फलक केंद्रित घनीय संरचना, ये हमने एक फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका बनाया। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण सभी कोणों पर और सभी फलकों पर व्यवस्थित रहते हैं। सभी कोणों पर रहते हैं और सभी फलकों पर रहते हैं। ठीक है, यहां हमने केवल यहां एक फलक पर ये अवयवी कण और ये दो कोणों के अवयवी कण बनाए जिनका हमें यहां उपयोग करना है। यहां इस गोले का यानी इस अवयवी कण का केंद्र इस कोने पर है, इस अवयवी कण का केंद्र इस कोने पर है और ये अवयवी कण इस फलक पर है। ये फलक के केंद्र में है। ठीक है, अब ये जो अवयवी कण है यानी ये जो गोले हैं इनकी त्रिज्याएं समान है और इनकी त्रिज्याएं हैं r। माना गोलों की त्रिज्याएं, गोलों का मतलब अवयवी कण की त्रिज्या कितनी है r। इनके केंद्रों को मिला देते हैं, इसके केंद्र इससे मिला देते हैं, इसके केंद्र को इससे मिला देते हैं। ठीक है, तो इन तीनों गोलों के केंद्रों को मिला दें। यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या कितनी है r मानी हमने और ये त्रिज्या यहां से यहां तक r, ये यहां से यहां तक r और ये यहां से यहां तक r, यानी 1r 2r 3r 4r, यहां से यहां तक 4r के बराबर है। यानी ये BC भुजा है और किसके बराबर है 4r। क्लियर। और कोण की लंबाई कितनी मानते हैं a। जो घन की कोण है, घन की कोण की लंबाई कितनी है a। और चित्र से स्पष्ट है, चित्र से भुजा BC यानी ये भुजा किसके बराबर है 4r के बराबर। क्लियर है। ये देखो ये घन की कोण है और ये a भी भुजा है, ये भी घन की कोण है। घन की जो भी कोण है वो a है। अब पहले हम पता लगाएंगे गोले की त्रिज्या r और a के बीच में संबंध। देखो जब भी हम संकुलन दक्षता की गणना करेंगे तो यहाँ दो स्टेप होंगे में। पहले a कोण की लंबाई और r गोले की त्रिज्या के बीच में संबंध पता लगाएंगे और फिर उसके बाद में संकुलन दक्षता ज्ञात करेंगे। तो पहले हम देखेंगे a और r के बीच में संबंध। इसके लिए हम इस त्रिभुज का उपयोग करेंगे, त्रिभुज ABC जो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय पता है सबको क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी यहां पर BC क्या है इसका कर्ण, तो कर्ण BC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक, अब यहां देखो AB और AC क्या है दोनों घन की कोण। AB बराबर AC बराबर A। क्यों ये घन की क्या है कोण है। ठीक, तो यहां हम रख देंगे BC स्क्वायर, AB का मान A स्क्वायर प्लस AC की जगह A। ठीक, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर।
तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2A स्क्वायर। मीन्स BC बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √2 और A। ठीक, अब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने कि BC भुजा, ये भुजा किसके बराबर है? 4R। BC बराबर है 4R, क्योंकि BC बराबर है किसके? 4R। मीन्स 4R इज इक्वल टू किसके हो गया? 2A। क्लियर? तो A बराबर हो जाएगा 4R अपॉन √2। ये हमारे पास संबंध आ गया किस किसके बीच? A और R के मध्य का संबंध। ध्यान रखेंगे FCC के लिए A और R के बीच का संबंध क्या है? A बराबर 4R अपॉन √2। इसका उपयोग किया जाता है आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स को हल करने में। ठीक है, अब इस संबंध का उपयोग करेंगे हम संतुलन दक्षता को ज्ञात करने। कैसे? अब देखो संतुलन दक्षता में हमें क्या आवश्यक है? गोलों का आयतन और एकक कोष्ठिका का आयतन। अब FCC की बात करें तो FCC में गोलों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 4, क्योंकि यहाँ अवयवीकरण सभी कोणों पर भी होते हैं और सभी फलकों पर भी होते हैं। तो ध्यान रखेंगे FCC में अवयवीकरण बराबर कितने होते हैं? 4। यानी 4 गोलों का आयतन की आवश्यकता होगा। तो 4 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा? एक गोले का आयतन कितना होता है? 4/3। तो 4 का आयतन हो जाएगा 4 गुना 4/3। 4 गुना 4/3 πr³। क्लियर? इसके बाद हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी? घन का आयतन, क्योंकि एकक कोष्ठिका या घनीय है तो घन का आयतन। और घन क्या होता है? A³ अब देखो इस A³ का मान हम यहाँ से रखेंगे समीकरण 1 से। A और R के बीच जो संबंध निकाला था उसका उपयोग करेंगे यहाँ। A की जगह क्या रख देंगे? 4R/√2 समीकरण 1 से। AQ बराबर 4R/√2 का क्यूब और 4R/√2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब 64 R³ अपॉन 2√2। क्लियर? तो ये आ गया घनता। अब संतुलन दक्षता का सूत्र क्या है? संतुलन दक्षता में हमें किसका उपयोग करना है? गोलों का आयतन यानी अवयवीकरणों का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका घनीय है गुणा 100। क्लियर? अब हमने देखा गोलों का आयतन कितना है? 4 गोले हैं, 4 गोलों का आयतन 4 गुना 4/3 πr³ अपॉन एकक कोष्ठिका घनीय है और घन का आयतन कितना आया? 64R³ अपॉन 2√2। ठीक, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे इसकी हम, तो कितना आ जाएगा? 5/6 इंटू √2 इंटू 100। ठीक है, 4 निकाल देंगे, 4 4 16 14 64। ठीक है, तो 2 से काट देंगे तो बच जाएगा यहाँ पर क्या? 5/6√2 इंटू 100। पाई का मान 3.14, इसको 100 से गुणा करेंगे तो 314। √2 का मान 1.414/6। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 74।
कितना आ जाएगा 74। इसका मतलब FCC यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की जो संकुलन दक्षता होती है वो 74 होती है। अर्थात CCP की संकुलन दक्षता कितनी होती है 74 होती है। समझ गए? तो ध्यान रखें कि यहाँ में 2 स्टेप में किया है। पहले A और R के बीच में संबंध पता लगाएंगे और उसके बाद में इनका उपयोग करके संकुलन दक्षता के सूत्र में मान रख देंगे और गणना कर लेंगे। काय केंद्रित घनीय संरचना की संकुलन दक्षता का पता लगाएंगे। अब हम देखो ये एक काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है। काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण सभी कोणों पर रहते हैं और एक अवयवी कण कोष्ठिका के अंतः केंद्र में रहता है। जैसे ये सभी कोने हैं तो सभी कोनों पर अवयवी कण होंगे और एक अवयवी कण घन के यानी काय के केंद्र में रहता है। ठीक, यहाँ हम 3 गोले यानी 3 अवयवी कण बना रहे हैं जिनका उपयोग हम करेंगे संकुलन दक्षता को ज्ञात करने में। देखो ये इस कोने का अवयवी कण है, ये इस कोने का अवयवी कण है और ये फलक ये काय केंद्र यानी अंतः केंद्र के अंदर जो अवयवी कण है। ठीक, इनके केंद्रों को हम मिला देते हैं। इन सभी अवयवी कणों के केंद्रों को हमने क्या किया मिला दिया और इनकी जो त्रिज्या है, ये जो गोले हैं इनकी त्रिज्या समान है और इनकी त्रिज्या कितनी है r। जितने भी अवयवी कण होंगे सबकी त्रिज्या समान होगी, वो कितनी है r। यानी यहां से यहां तक ये त्रिज्या कितनी है r, यहां से यहां तक भी r, यहां से यहां तक भी r और ये भी r। यानी यहां से यहां तक 1r 2r 3r 4r यानी AB जो भुजा है ये इसकी लंबाई किसके बराबर हो गई 4r के बराबर। और घन की जो कोण है वो मान लेते हैं क्या है A। घन की कोण बराबर है A, मतलब ये घन की कोण A है, ये घन की कोण है। जितने भी घन की कोण होंगी सबकी लंबाई कितनी होगी A के बराबर होगी। अब चित्र से स्पष्ट है क्या कि ये जो भुजा AB है वो किसके बराबर है 4r। क्लियर? अब देखो यहां पर यहां एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा AB और C, ABC। इस त्रिभुज में ये भुजा हमें पता है AC भुजा। क्यों? क्योंकि ये घन की क्या है कोण है। ये क्या है घन की कोण। ये भुजा हमें नहीं पता, ये कर्ण है जिसको पाइथागोरस थ्योरम से पता लगा लेंगे। और ये भुजा भी हमें नहीं पता क्योंकि ये इस फलक का विकर्ण है। अब हमें इस त्रिभुज का उपयोग करने के लिए इस भुजा का पता लगाना आवश्यक है। तो इस भुजा को पता लगाने के लिए हम ये जो त्रिभुज है कौन सा BDC, इस त्रिभुज का उपयोग करके इस भुजा की लंबाई को ज्ञात कर लेंगे और इस भुजा की लंबाई को ज्ञात करने के बाद इस त्रिभुज का उपयोग करके A और R के बीच में संबंध पता लगाएंगे। ठीक, तो पहले हम लेते हैं त्रिभुज BDC। त्रिभुज BDC में पाइथागोरस प्रमेय से अब यहां देखो इस त्रिभुज में ये तो हो गया इसका कर्ण BC², ये है DC² या CD² प्लस ये है BD²। ठीक, अब यहां देखो ये BD, ये यहां से यहां तक क्या है घन की कोण और ये CD, ये भी क्या है घन की कोण। यानी CD बराबर है BD बराबर है किसके A की। क्या है ये घन की कोण।
मतलब BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब BC स्क्वायर बराबर हो गया 2A स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा √2A। क्लियर? यानी ये BC भुजा की लंबाई कितनी आ गई? √2A। ये ध्यान रखेंगे, ये भुजा √2A के बराबर है। ठीक, इस त्रिभुज की सहायता से हम इसका पता लगाएंगे। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC का उपयोग करेंगे। त्रिभुज ABC ये भी एक समकोण त्रिभुज है और इसमें भी क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। इस त्रिभुज ABC में कर्ण है कौन? ये AB। कर्ण AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्लियर? AB स्क्वायर बराबर, अब देखो BC का मान अभी हमने पता लगाया, BC बराबर किसके है? √2A। तो इसकी जगह कर देंगे √2A का स्क्वायर प्लस AC क्या है? घन की कोण। AC क्या है? घन की कोण, और घन की कोण कितनी है? A, तो A स्क्वायर। ठीक, यहाँ ध्यान रखेंगे AC बराबर है A, यानी घन की कोण है यहाँ पर ये। तो AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा इसके √2A का स्क्वायर कर देगा 2 √2 का 2 और A का A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर बराबर आ गया 3A स्क्वायर। क्लियर? तो AB बराबर आ जाएगा 3 का √3 और 1। क्लियर? अब देखो हमने पढ़ा है कि AB बराबर किसके है? 4R। ये जो AB भुजा है वो किसके बराबर है? 4R। AB का मान रख देंगे 4R बराबर √3A। क्लियर? अब √3A मतलब A बराबर किसके हो जाएगा? 4R अपॉन √3। ये संबंध आ गया A और R के बीच में। BCC के लिए, काय केंद्र घनी संरचना के लिए A और R के बीच, यानी गोले की त्रिज्या R और कोर की लंबाई A के बीच का संबंध है जो हमें ध्यान रखना है। A बराबर हो गया 4R अपॉन √3 के। इसका उपयोग करेंगे हम आगे संकुलन दक्षता को ज्ञात करने में। अब देखो संकुलन दक्षता में हमें किसकी आवश्यकता है? गोलों का आयतन। अब BCC में कितने गोले होते हैं? अवयवी कणों की संख्या क्या होती है BCC में? 2 घन के केंद्रों पर और अंतः केंद्र में रहता है अवयवी कण। तो BCC में गोलों की यानी अवयवी कणों की संख्या कितनी है? 2। तो 2 गोलों का आयतन पता लगाना है। 2 गोलों का आयतन, एक गोले का कितना होता है? 4/3 πr³। तो 2 का मतलब 2 × 4/3 πr³। अब क्या और किसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें? एकक कोष्ठिका का आयतन। और एकक कोष्ठिका क्या है यहाँ पर? घन। तो घन का आयतन, और घन का आयतन क्या है? AQ। ठीक, अब देखो यहाँ पर A का मान हम यहाँ से लेंगे समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 से AQ बराबर हो जाएगा 4R अपॉन √3 का क्यूब। 4R अपॉन √3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब 64, R का R³ और √3 का 3√3। क्लियर? अब इसको हम संकुलन दक्षता का जो सूत्र है उससे हमें पता है संकुलन दक्षता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? गोलों का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन गुणा
100। अब गोलों का आयतन हमने क्या किया, कितना है 2 गुणा 4 बटा 3 पाई r क्यूब बटा एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है 64 r क्यूब बटा 3√3 गुणा 100। क्लियर। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हल करने पर पाई इंटू √3 अपॉन r गुणा 100। ठीक, पाई का मान 3.14, 100 से गुणा करेंगे तो 314 गुणा √3 का 1.732 अपॉन 8। इसको कैलकुलेशन करेंगे इसके तो कितना आ जाएगा 68%। कितना आ जाएगा 68%। यानी काय केंद्रित घनीय संरचना की संकुलन दक्षता 68% होती है। ये ध्यान रखिए। देखो यहाँ हमने 3 स्टेप का उपयोग किया। सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज BDC से भुजा BC का पता लगाया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे त्रिभुज ABC से A और R के बीच में संबंध पता लगाया। उसके बाद में क्या किया, हमने संकुलन दक्षता के सूत्र में गोलों का आयतन और एकक कोष्ठिका का आयतन रख करके और हमने उसकी गणना की। तो संकुलन दक्षता जो है वो आई कितनी 68%। समझ में आ गई बात। सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता होती है 52.4। फलक केंद्रित FCC की या CCP की संकुलन दक्षता होती है 74 और BCC की संकुलन दक्षता होती है 68। ये ध्यान रखें।